आखिरी ख्वाहिश को है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा क्या है आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा मैंने तरबूज खाना है। उसने कहा पर आजकल तो सर्दियां, तरबूज तो गर्मियों में होगा। उसने कहा मन में कोई जल्दी नहीं। आखिरी ख्वाहिश है तरबूज, जल्दी नहीं मुझे। ये मुझे अहमद फराज ने सुनाया। वो फराज शायर कैसे? बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर और चंद उन शायरों में से हैं जो अवाम और खवास में यकसां तौर पे मकबूल है। इट्स वेरी रेयर थिंग। अच्छा, मैं ये पूछने बगैर, आपने कहा था ऐसी बात नहीं करना, मैं पूछूंगा जरूर, पर आप जवाब दें। इफ्तिखार आरिफ साहब से क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं, कोई चलिए ठीक। लो जी, इसमें से खुद कलाम में से परवीन शाह। खुद कलामी में आपको एक गजल। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। बहुत अच्छा। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी है चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिश माहौसाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें। शीशा घराने शहर के हाथ का ये कमाल। बहुत अच्छा। शीशा घराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ तो आसियों गिरा, भूल गया सवाल में। एक दफे से लेकिन थोड़ा सा। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ तो आसियों गिरा, भूल गया सवाल भी। गाह करीबे शाहरग, गाह बैदे वहमुखाब, गाह करीबे शाहरग, गाह बैदे वहमुखाब। उसकी रफाकतों में रात हिज्र भी था विसाल पे। आखिरी शेर है कि शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता। मौजे हवाए कुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी। कोई बेशुमार जेवर शेवर का आपको नहीं, कपड़े शपड़े को बहुत ज्यादा बनाना चाहिए, नहीं, प्रॉपर्टी को बड़ी खड़ी करनी चाहिए। नहीं, मगर मुझे किताबें जमा करने का शौक है बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे पास में ख्याल 5,000 to 6,000 बुक्स होंगी। अच्छा, माशाल्लाह। खुशी का मफहूम क्या आपके सामने? बहुत मुश्किल सवाल है, जो जिंदगी को वर्थ लिविंग बना दे, लगे कि ना आई मस्ट लिव ऑन। अच्छा, it can be anything. It can be an idea, it can be a feeling. It can be a feeling. For instance, when you are in love, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है जिंदगी का। कब पता लगता है that one is in love? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे देखिए, आप शायरा हैं, शायर तो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, वकील तो होते हैं ना जी, हम बड़े क्रूड होते हैं ना, उन्हें पैसे पूसे लेने होते हैं, जाके बहस बूस करनी होती है। But what is that defining point जब इंसान ये कहे कि हाँ अब मुझे मोहब्बत हो गई है? कब कंफ्यूजन हो, डिजायर हो, ये कंफ्यूजन है, भाई कैफियत एक मुश्किल। हाँ, I think when you start feeling incomplete without a certain person. अच्छा, and you want to share everything with him oblique her. ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जरूरी औरत को सिर्फ मर्द से ही इश्क हो? क्या अपनी जातों से नहीं इश्क हो सकता? मतलब असातिज़ा से इश्क नहीं हो सकता? वो इश्क नहीं होगा, वो नहीं है, उसे आप क्या कहते हैं? अकीदत। मेरी अपनी डेफिनेशन जो है इन अल्फाज की, इट्स नॉट दैट। नहीं, इश्क एकदम होता है कि ग्रो करता है? नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड रियली, मैं प्रोब करना चाह, ये होता लाइटनिंग होती है कि आप देखते हैं एक शख्स को तो डज करके मैं कहते हैं इश्क हो गया। Depends on the person you encounter. अच्छा, कुछ लोगों के साथ आप बहुत ऐसे होते हैं, you don't know that you are in love with them. ये भी पॉसिबिलिटी है। है, कुछ लोग थंडर एंड लाइटनिंग, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं ख्याल ज्यादा जो लास्टिंग है वो पहला केस, थंडर एंड लाइटनिंग तो खत्म हो गया, आके गया। इश्क में इजहार इश्क जरूरी है कि महसूस हो जाता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि इजहार इश्क जरूरी नहीं है तो खुशबू का तो कोई जवाब होता है, ठीक, तो वो तो जरूरी है, वो जरूरी है।
लेकिन आपके मरासिम में नौयत बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाती है व्हेन यू डोंट हैव टू टॉक. ठीक. आपकी खामोशी गोया होती. हम इश्क क्यों कर, इंसान इश्क क्यों करता है? इसलिए कि इन रिटर्न इश्क हो, कि इश्क करना ही बाय इटसेल्फ एक कंप्लीट अमल है. देखिए थोड़ा तो आदमी चाहेगा कि रेसिप्रोकेट हो. मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आई एम सॉरी आई डोंट बिलीव इन दिस कि आप तन्हा एक तरफा, ये शायद पुराने ज़माने की दास्तानों में होता होगा तो होता होगा, अब तो नहीं होता. लेकिन उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डिमांड्स कहाँ तक है. दूसरे आदमी का दम तो नहीं घुट जाएगा. ब्रीदिंग स्पेस दोनों देनी चाहिए. इंटेंसिटी ऑफ इश्क नापने की क्या है? जान दे दे वो दूसरे के लिए. आप कितने सेल्फलेस हैं, आप दूसरे का कितना ध्यान करते हैं. अच्छा. आपके अपने इंटरेस्ट किस हद तक सानवी हो जाते हैं. सेंट्रल प्लेस एक और आदमी की आपकी जिंदगी में हो जाती. आई कंसिडर दैट लव. ओके. थोड़ा सा आगे इश्क में या मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, वी टॉकिंग अबाउट वही मोहब्बत, ये इसमें एक तरफ से देना ही देना, गिव ऑफ योर सेल्फ, गिव ऑफ एवरीथिंग, कुर्बानी. इज इश्क measured by the amount of sacrifice you make? कि कुर्बानी एक yardstick है इश्क नापने की? एक one of the yardsticks is this. अच्छा. How much you can give up. ये तो है. It is there. It has to be there. जब इश्क होता है, इंसान जब इश्क करता है तो क्या दूसरे वो तलाश क्या करता है? अपना मेयार तलाश करता है. इश्क में एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि जैसा ही आदमी हो कबूल है मुझे? नहीं. आपके जहन में कोई मेयार होता है, कोई इमेज होता है. ज्यादातर केसेस में तो यू आर इन लव विद दैट इमेज. ठीक है. ये इत्तेफाक की बात है कि आपको वो इनकारनेट कहीं मिल जाए. दिस इज रेयर थिंग. मिल जाए तो फबिहा, नहीं तो आदमी तलाश में ही रहता. और तलाश में रहना चाहिए. ये मैं दोस्त ऐसे पूछने में क्या है. इश्क में डिसअपॉइंटमेंट हो तो उसे कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो होते हैं. होती है ना जी. इसमें ये समझ लिया जाए कि दूसरा इंसान जो है वो इंसान है, फरिश्ता नहीं. अच्छा. और गलती हो सकती है, और गलती के अलावा नेगेटिव चीज़ें उसमें हो सकती हैं. आप उस इंसान की ज़ात से मोहब्बत करते हैं या सिफात से, ये तय कर लें तो बड़े मसाइल हल हो जाएंगे. अच्छा. ज़ात से कि सिफात से. सिफात तो ख़त्म हो सकती हैं, बदल सकती हैं, उनमें तब्दीली आ सकती है. ज़ात तो वही रहती है. और आप उस आदमी को उसकी तमाम नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिफात के साथ जब एक्सेप्ट करते हैं फिर ये चीज़ें आप इनकी तरफ जाते ही, डिसअपॉइंटमेंट्स होते ही नहीं. अगर नेगेटिव ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए तो शायद इश्क का जज्बा को ठंडा पड़ रहा है. इज दैट एन इंडिकेटर कि वो जी, अगर ये डिपेंड करता है कितने ऑब्जेक्टिव है आपके अंदर, आप डिटैच होकर कितना अपने आप को देख सकते हैं उस आदमी से. इफ यू कैन देन इट इज डूम्ड. अच्छा. इफ यू कैन देन इट इज ऑब्जेक्टिव हो कि आप कैसे, आप हाउ कैन. कई रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं. मेरी थियरी है, मेरे एक दोस्त जो स्टूडियो में बैठे हुए इनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं, कई दफ़ा इश्क एक हैबिट, आदत बन जाता है, एक ग्रुप सा बन जाता है, उसी में आप फिर रहे होते हैं. जो पास्ट वाला इश्क होता है आप उसे रिलीव कर रहे होते हैं. वो कब का मर कब दफन हो चुका होता है कि आप निकलते नहीं उससे. मुमकिन है कि उस इश्क की क्लिनिकल डेथ हुई. अच्छा. मे बी इट इज स्टिल अलाइव समवेयर. कोई मसनूई तनफ्फुस को किसी तरह से कहीं से मिल रहा, कंप्लीटली डेथ इट हैज नॉट डाइड कंप्लीटली हो सकता है. और आप उसी एक आदमी की झलक और में तलाश कर. अच्छा. फिजिकल ब्यूटी कितनी जरूरी है इश्क में? कोई ज्यादा नहीं. इनिशियल होती है बास केसेस में. बाद लोग सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, इधर क्या है नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, फिर बाद में रोते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं हम. बट व्हाट मैटर्स इज द ग्रे मैटर. मैटर्स द माइंड. आपके चेहरे पे रोशनी तो जहानत से आती है ना, वो नहीं है तो फिर थोड़ी देर का एक धमाका हुआ है. सालों खूबसूरती बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन इस तरह के रिश्तों में और जहाँ इतनी खूबसूरत बात हो, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ लव, तो फिर ये सानवी हो जाती है. ठीक. खूबसूरती का मेयार क्या है आपका? व्हाट इज ब्यूटी? ये बड़े मैं एक क्लास में अपनी कभी कभी पढ़ाता भी हूँ, तो वो सईद साहब भी बैठे, उनका ख्याल एक उन्होंने डेफिनेशन, आपने कपड़े पहने, उसने कहा अंधे को अगर दे दिया जाए सिल्क
तो किसी सारी जिंदगी में देखे तो हाथ लगाएगा तो कहेगा ये खूबसूरत है, तो उसे पूछा जाए क्यों तो वो कहता है कहता नहीं, स्मूथनेस. What is your concept of beauty? Let's talk about human beauty first. देखिए खूबसूरती तो रिलेटिव चीज़ है ना, उनके जो चीज़ मेरे लिए खूबसूरत हो आपके लिए नहीं, पॉसिबिलिटी. मेरे लिए खूबसूरत इंसान या मंजर या बात वो है जो मेरे दिल को छुए. I must be attracted to it. Okay. मंजर, बात या इंसान, कोई भी anything. और मैं रुक जाऊं, मेरी सांस रुक जाए. इंटेंसिटी उसकी है. ऐसे लोग हैं ना, आप देखते हैं ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी जिसको आप कहते हैं. ठीक. मसलन आप जा रहे हैं कागान, आप झील से फिल्म लूप पे अचानक आपकी गाड़ी टर्न करती है, सडनली It's out there. ठीक है, you just stop. यू स्टॉप. ये हुस्न है. या आपको कोई बहुत खूबसूरत चेहरा, ऐसे चेहरे हैं हमारे मुल्क में कि आप रुक जाते हैं उनको देख. ऐसे ज़हीन लोग हैं कि उनकी बातों का इट डिपेंड्स. बिल्कुल आप ठीक कहते हैं. मैं हमेशा जब भी अशफाक अहमद साहब के पास बैठा या इजाज हुसैन बटालवी साहब के पास बैठा या एक और हमारे वकील रजा काज़िम साहब के साथ बैठा, वाओ, यू नो, विद दे जस्ट मेस्मराइज यू. इट इज सो ओवरवेलमिंग विद द पावर ऑफ देयर थॉट. अच्छा, तो इट कुड बी एनीथिंग. उसको सिर्फ फिजिकल या फेशियल ब्यूटी तक कन्फाइन रखना मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है खूबसूरती को. आपको अपनी क्या अदा अच्छी लगती है? इतनी सारी बातें होने के बाद मैं ख्याल मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खामोशी अच्छी लगती है. But what is it about that you like? You know, sometimes हम और चूँकि आप इंट्रोस्पेक्शन तो करती हैं. हाँ, मेरे ख्याल है कि मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है क्योंकि इसने मुझे मैं जा रहा हूँ. मेरी जिंदगी को मेरे लिए टॉलरेबल बनाए रखा. और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, आई वॉज एबल टू लाफ एट माई सेल्फ. इस चीज़ ने मुझे सहारा दिया, तो मैं ममनून हूँ. और मेरे छोटा सा हल्का है दोस्तों का, वो सब के सब अदीब शायर नहीं, बल्कि प्रैक्टिसिंग पोएट तो कोई है ही नहीं. अदब का शौक सब में, उन सब में हमारा कॉमन डिनोमिनेटर वो यही कि वी ऑल शेयर अ सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है. और हम एबिलिटी टू लाफ साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. दोस्त की डेफिनेशन क्या है आपकी? जो आपकी बात आपके कहे बगैर सुन ले. कहने की जरूरत नहीं होती है जी. The idea must fit across. पहुंच जाए उसके तक. और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ नहीं कि थोड़े से दोस्त हैं, थोड़े बनते हैं. हाँ, लेकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं मेरे दोस्त हैं. आई मीन दे आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम मी. ठीक है. वो मैं चूंकि मैं आप पटाखा डालना चाहता हूँ अपने एरिस्टोटल से पूछा गया कि दोस्त की डेफिनेशन क्या है? हु इज अ फ्रेंड? उसने कहा फ्रेंड इज अ पर्सन हु विल ऑलवेज डू what he thinks is in your best interest, not necessarily asking you. ये कई लोग कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो आप उसे कहेंगे कि मैं चल के कत्ल करना होगा, जनाब मैं तो ऑर्डनल कर देना. दोस्त वो है जो आपके जो इंटरेस्ट में है वो आप बात करें. आप आर यू गुड हाउस वाइफ? आप घर में आप गंडे काट के बड़ी खुश होती हैं कि नाक में आपके बू आ रही हो प्याज की और लहसुन की और हाथों से बू आ रही हो, और ये नहीं है? नहीं, खाना बना लेती हूँ और पहले नहीं आता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत चटोरा है. अच्छा. और उसकी वजह से मुझे सीखना पड़ा और अब ठीक ठाक बना लेती हूँ. मुझे ये ध्यान रहता है खाने से ज़्यादा ये कि घर मेरा ऑर्डर में रहे. अदरवाइज वैसे तो शायद ना लगे और नीट क्लीन. अच्छा, नीट क्लीन. You're not a messy person. मतलब आप तौलिया महीने बाद बदल लेती हैं. What do you mean? कसरत से कि थोड़ी लेकिन बहुत सॉफ्ट. अच्छा. शोर नहीं मचाती. खुशबू का नहीं. इस बात हमारे वो रेस कोर्स पार्क में लाहौर वॉक करते हैं, वहाँ खवातीन जाती हैं, गुजर जाए तो नाक बंद हो जाए, इतनी खुशबू लगा के जाती, इतनी ज्यादा कि बिल्कुल नहीं. खुशबू तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एंजॉय इट. बहुत करीब हो. इट्स नॉट फॉर द जनरल पब्लिक. हाँ, पूरा माला ही सुन रहा हो इसकी. नहीं, and it should be very soft and according to the time and season and your own mood. ये तो नहीं कि सुबह सुबह आप पॉइजन लगा के चले जा रहे.
पॉइजन तो सुबह की खुशबू है ही नहीं है, मतलब सुबह जब होती है तो धड़ंग छलांग मार के बिस्तर से उठ के टच योर टोज करती हैं 20 दफा। बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ती हूँ शायद इस वजह से कोई इतनी एनर्जेटिक नहीं, लेकिन एक दफा आप आगे बिस्तर से तो ठीक, फिर नहीं कि मैं अच्छा चला दफ्तर नहीं जाता। ये फूड खाने के बारे में आप पर्टिकुलर हैं? नहीं, कोई खास नहीं, एनीथिंग वेल कुक्ड इंक्लूडिंग स्टोरीज। ठीक होना चाहिए, एनीथिंग वेल। अच्छा, आप गुफ्तगू जब करती हैं बड़ी सिंपल करती हैं, बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं तो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करके उठा खटूका डालने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को। नहीं, मैं जो हूँ वही सामने रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा करने में बहुत दिलचस्प सिचुएशन हो जाती है। मसलन मेरे दफ्तर में अक्सर सिंगर्स वगैरह आते रहते हैं मेरे पास, वो कोई चीज़ हो, अगर नज़म कोई गज़ल वो ले जाते। एक दफ़ा एक खातून आई सिंगर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, शी इज़ अ सिंपल सोल, वो अपने 2 लोगों के साथ, तो 5 मिनट बाद मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। मैं उनसे क्या बात करती हूँ, तो हमारे बॉस हैं, उनको ज़रा लाइव म्यूज़िक से बहुत दिलचस्पी थी। मैंने कहा उनको उधर ही ले जाया जाए। अच्छा, वो गई ऊपर, तो उन्होंने पूछा हमारे बॉस ने उनसे कि बहुत दिनों से आपको टीवी पे नहीं देखा, कहाँ थी? तो उन्होंने कहा जी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बड़े अफसोस की बात है, बहुत सदमे की बात है। तो वो कहने लगे कि जी मुझे भी बहुत सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ, इतना सदमा हुआ कि 1 हफ्ते तक तो मगरमच्छ के आंसू ही बहाते रहे। बहुत बड़े बड़े आंसू। तो अब उस बेचारी को सिर्फ गुड स्टोरी जैसी है, कहानी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है। यही बताना था ना कि वो ये बताना चाह रही थी कि उसको कितना सदमा हो, उसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारे यहाँ अक्सर ये लोग ये करते हैं कि ये जाहिर करने के लिए वो कितने लायक व फायक हैं और हैवी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसकी जरूरत को नहीं। बी सिंपल एंड नेचुरल, बी योरसेल्फ। मुसीबत ये है कि इस बी योरसेल्फ की एक मुसीबत है ना, एक पहला हिस्सा, पहले यू मस्ट फर्स्ट नो योरसेल्फ, पहले अपने आप को परखें तो सही ना जी, वो तो तभी बी योरसेल्फ होगा ना। वो ये है कि नहीं, वो किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? I want you to react to it. जी, कई लोगों को अपना पता नहीं होता, वो लिबादे इतने पहन लेते हैं कि अपने आप को भी उस लिबादे के अंदर देखते हैं, वो निकाल के देख नहीं सकते हैं। No? A lot of people live artificial lives. Oh yes, इतने मुनाफिक हैं कि वो अपने साथ भी मुनाफिक करते हैं, वो फिर उनकी शख्सियत बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो खैर जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो उस बेचारी के अंदर कभी कभी आपसे कोई घटिया बात हो जाए किसी के साथ, तो आप अपने आप को कोई मलामत होती है कि यार ये नहीं, ये ना ही करते हम तो अच्छा, कि घटिया बात कभी होती नहीं? नहीं, क्यों नहीं, मैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग, उससे भी गलतियां होती हैं, तो मैं अपने आप को काफी कर्ज करती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा है, डांट डपट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फिर रिपीट ना, फिर हो जाती है। आप बड़ी सॉफ्ट स्पोकन खातून है ना, आप बड़े धीमे लहजे में बात करती हैं, मुझे लगता है जैसे आपको गुस्सा आता ही नहीं। बहुत आता है। अच्छा, जब बात है फिर आपका लहजा जरा ऊंचले काले से शुरू हो जाती है बात, साथ में सुर से फिर आप गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और लड़ती भी आप दलेरी के साथ हैं? नहीं, अगर मैं कन्विंस हूँ कि मेरी बात सही है विद कन्विक्शन, फिर तो आई रेज माय वॉइस, लेकिन यूजुअली होता है कि मेरा एंगर कोल्ड एंगर होता है, आई विड्रॉ इन माय ओन शेल, go back to that। और मेरा इंडिफरेंस मेरा गुस्सा है, मैं कोई मार कुटाई नहीं करती, ना जुबान चलाती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ इतनी हर्टिंग होती है कि आई वॉज मिसअंडरस्टूड, या मुझसे किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, या गलत बात की, आई बिकम इंडिफरेंट टू द पर्सन। ठीक, बिल्कुल। गाना नहीं आपने सीखा कभी? कोशिश की थी। कब? इंटरमीडिएट, बस फिर शायद की तरह। आप गला तो ऐसे साफ कर रही हैं जैसे अभी आप गुनगुना के हमें बताने लगे। गला ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं। अच्छा, गला ठीक नहीं। असल में मैं डिबेटर भी थी और शेर भी लगती थी, मुझे फिर एक रास्ता चुना था, दोनों अलग अलग रास्ते हैं मेरे हिसाब से ना। मैं डिबेट तो आपको हुजूम की तरफ ले जाती, शायद तन्हाई, बेसिकली तन्हाई पसंद। मैं बड़ा आशा करता हूँ अच्छी बात को क्या जाए ना, आई फील रश्क, आई एम जेलस, इफ ओनली आई एम जेलस ऑफ is intellectual superiority। तो हम ठहर गया, उनके घर पे गया तो उन्होंने एक बात की, and I want you to react to it। और एक देखो नईम बुखारी,
لونلینس ایک چیز ہے اور سالیٹیوڈ ایک چیز ہے. سالیٹیوڈ بہت ضروری ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت ضروری. آپ بتائیے. نہیں میں ان دونوں کا فلسافیکل فرق تو نہیں بتا سکتی آپ کو, لیکن میں تنہائی کی ضرورت ضرور بتا سکتی ہوں کہ اپنے آپ سے ملنا بہت ضروری ہے. اچھا. بہت ضروری. جو آپ کہتے ہیں نا, کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا if you keep meeting yourself, اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور فنکار کی تو اولین ضرورت یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ سے. میں تو وکیل ہوں, مجھے تو نہ دیکھیں نا جی, میں تو جسٹ ایز اے فرینڈ ہی کھڑا ہے. بٹ آئی ایگری وتھ یو, اپنے ساتھ ملاقات کرنا. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنے آپ سے ملاقات صحیح ہو جائے تو اپنے اوپر کیا کرنے کو دل کرتا ہے. You feel like vomiting on your own self. Then you should do. Then you vomit on your own self and clean it. اور وہ catharsis کا. Then you should cleanse yourself. اچھا. A new person. اچھا. ممکن ہے کہ اس لاروے سے ایک تتلی نکلا ہے. تو اگر روز ہی الٹی کرنے کو دل کرے تو پھر کیا؟ اور آپ کے گھر سے کافی قریب ہے وہ جگہ لاہور میں. پڑھ کے سنائیے, کیونکہ میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں, لیکن آپ مہربانی کریں. چلو سنائیے. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر چاہی کی. تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے. تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے, تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. آپ ریلیکس کیسے کرتی ہیں؟ کوئی اچھی کتاب پڑھ کر, میوزک سن کے, یا ایک لانگ واک اکیلے. اکیلے واک کرتی ہیں تو آپ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے اکثر میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ہے کہ I found you talking to yourself. اچھا. Are you a bitter person? نہیں, surprisingly not. اچھا. حالانکہ مجھے ہونا چاہیے تھا کہ نہیں, میرے اندر forgiveness ہے. I may not forget it. ٹھیک. But I do forgive. یہ bitterness نہیں آئی ہے میرے اندر. بڑی حد میری پوئٹری میں شاید وہ catharsis ہو گیا. میری جو دوسری کتاب ہے خوشبو میں تو نہیں, خوشبو تو پیور سمپل لو پوئٹری, لیکن سبق اور پھر خود کلامی میں آپ کو بٹنس بہت ملے گی. وہ ذاتی حوالوں سے بھی ہے اور ملکی حوالوں سے. میں بالکل نارمل نہیں ہوں, کوئی شاعر بالکل نارمل نہیں ہوتا, اگر ہے تو وہ شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے تھڑکے ہیں آپ. بالکل تھوڑے سے, لیکن نعیم صاحب یہ ڈیوائن میڈنس ہوتی ہے, اور اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کو پیراڈائز لاسٹ پڑھنے کو ملتی. شیکسپیئر پڑھتے آپ, مسجد قرطبہ پڑھ سکتے تھے. تو یہ ضروری, کچھ لوگوں کا معاشرے میں نارمل ہونا ضروری. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہم شعر لکھتے, میں نہیں لکھ سکتی, پتہ نہیں وہ کیسے لکھتے. How do you write? You get into a proper frame of mind? وہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ something is cooking, brewing up. اچھا. لیکن یوزلی واک کرتے ہیں. I walk a lot. اور میں اس وقت لکھتی ہوں. اور ویسے میں اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھتی ہوں, کبھی کچھ فلیش کر جائے, کوئی لائن, کوئی مصرع, کوئی نظم کا حصہ, تو میں اس میں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں. کون سے حلقے ہیں بڑے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں دیکھیں, ایک تو قاسمی صاحب کا گروپ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ڈاکٹر وزیر آغا کا گروپ ہے. اچھا. اور فیض صاحب کا گروپ ہے جو اوور لیپ کرتا ہے دونوں میں. کیونکہ میں نہیں مانتی کہ جو شخص قاسمی صاحب کے کیمپ میں, وہ فیض صاحب سے کسی طور کہہ سکتا ہے کہ جی میں تم کو مانتا ہی نہیں. اچھا. یہ احمقانہ بات ہوگی. یہ میجر گروپس ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس, کراچی, ادھر ادھر مفصل وہاں چلتے رہتے ہیں. وہ شاعر عام طور پہ غریب غربا ہی رہے. ہاں نہیں, بالکل صحیح, غریب غربا, کیونکہ معاشرے نے شاعر کو کبھی اس کی جائز حیثیت دی نہیں. انٹرٹینر تو وہ بہت اچھا ہے, پوسٹ ڈنر آئٹم بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس کے بعد نہیں. جائے اور فاقے جائے, بلکہ ہو سکتا تو سواری کی بندی بلکہ خود ہی کرے. مشاعرے کے بعد اکثر یہ ہوتا تھا, یہ شہروں میں مشاعرے ہوتے تھے پہلے, تو مشاعرے کے بعد زمین بھاگ جاتے تھے. تو یہ جو ہمارے پاکستانی باہر گئے اور آباد ہوئے, شروع کا عرصہ تو سروائیول میں گزر گیا, پھر اس کے بعد ان کو کلچر چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آرٹسٹ, فنکار, شاعر امپورٹ کرنے شروع کی. تو اس انٹرنیشنل سرکٹ پہ پھر مشاعرے بھی ہونے لگے, اور میں بھی گئی.
once. अच्छा जी, जिसमें कि मैं कनाडा, यूएस और इंग्लैंड वगैरह है हमारे पास देने के लिए दुनिया को कि नहीं? बहुत rich बहुत कुछ फोक Folk हेरिटेज heritage. इतनी है कि आप यही हमारे लोग जाते हैं बाहर तो दे जस्ट गेट क्रेजी. ठीक. अलन फकीर और आपके जिनके आप बहुत नुसरत मदाह फतेह अली, हैं, नुसरत. जी. और आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज आपको कौन सी पसंद है, किसके आप फैन? मुझे भुट्टो साहब बहुत पसंद थे अच्छा क्योंकि आई वॉज ग्रोइंग अप एंड ही वॉज ग्रोइंग अप पोलिटिकली. ठीक है. और जो एक पॉलिटिकल लीडर में करिश्मा होता है, विगर, डायनामिज्म, मुझे सब कुछ उनमें नजर आते थे. फिर वो बहुत अच्छा बोलते थे और लफ्ज मेरी कमजोरी. मैंने हमारी जिंदगी में लफ्ज लिखाई. ठीक है. लफ्ज और लगता था कि वो कोई नई चीज हमारे लिए लेकर आए. नए ख्वाब, नया विजन. उठो मेरी दुनिया की गरीबों को जगा दो. मुझे उसकी अमली तफसीर वो नजर आते थे. लेकिन ये उस वक्त तक था जब तक मैं तो स्टूडेंट थी. इतना मुझे पॉलिटिकली मैं इतनी अवेयरनेस मेरे अंदर नहीं थी कि मैं समझती कि उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं कैसी नहीं है. लेटर ऑन जब तारीख की तालिब इल्म कैसी से मैंने उनको एनालाइज किया तो कहीं कहीं ऐसे स्पॉट्स मुझे नजर आए जो नहीं होने चाहिए. मसलन मैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं. अब डालमिया सीमेंट फैक्ट्री एसोसिएट कॉलेज में कुछ फर्क है. दोनों को आप कैसे नेशनलाइज कर सकते हैं? ठीक. ठीक. There's no point in No doing point. that. Was an absolutely useless gesture. लेकिन उन्होंने जो गरीबों को इज्जत नफ्स का एहसास दिया, ये इतना बड़ा उनका कारनामा कि सदियां हम गुजर जाएं लेकिन हम दोबारा ये चीज़ इस तरह उस स्पीच से नहीं क्रिएट कर सकते. ये उनका बहुत बड़ा कमाल. और पढ़े लिखे आदमी थे. मुझे पढ़े लिखे आदमी बहुत अच्छे लगते. अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी. मैंने इसीलिए वजाहत की. बहुत पसंद. Okay, fine. इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता. आपने कब फैसला किया कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं? यूनिवर्सिटी में ही ख्याल था कि मैं सीएसएस नहीं करना? नहीं बिल्कुल भी नहीं. हाँ. पता ही नहीं. मैं तो मास्टर्स करने के बाद लिटरेचर में बाहर जाना चाहती थी पीएचडी करने के. ठीक है. ये था. पीएचडी के लिए मैं नहीं जा सकी. मुझे पता नहीं था कि पीएचडी के लिए कैसे जाते हैं. एक मैकेनिज्म है जो बाद में पता चलता है. कई मैकेनिज्म जो बाद में पता चलता है. जी, उस वक्त मुझे नहीं पता. ठीक. तो मैंने कहा चलो पढ़ा लेते. मैं इम्तिहान देकर अपने कॉलेज में गई थी. अपने प्रिंसिपल से मिलना था. तुम क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ. तो मैं पढ़ाने लगी. फिर एफपीएससी के एग्जामिनेशन हुए, वो इंटरव्यूज. आई वाज सिलेक्टेड. मुझे उन्होंने उस वक्त कॉलेज नेशनलाइज हुए तो उन्होंने मुझे कहीं भेज दिया पढ़ाने लगी. मुझे बहुत डिसइल्यूजन हुआ पढ़ाना शुरू करने के बाद क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते थे. मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा था कि उनमें से अक्सरियत तो अंग्रेजी क्लास 6 से शुरू करती थी जो मेरे पास आती थी. उनके लिए डिकेंस या स्टीफन लीकॉक टू मच थे. मैं उनको जेन ऑस्टन पढ़ा रही हूँ. इट वॉज टू मच फॉर देम. कोई कम्युनिकेशन. मुझे ये एहसास था कि बस मैं दीवारों से गुफ्तगू कर रही हूँ. तो जब इससे निकलने के लिए मैंने सोचा कुछ तब्दीली आनी चाहिए. सो दैट वॉज माई लास्ट चांस टू टेक दिस एग्जाम. सरकारी मुलाजमों को इजाज़त होती है 25 के बाद भी. सो आई टुक द एग्जाम्स. आई डिड फेयरली वेल. फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं था. बस फिर मैं इसमें आ गई. आपको पता नहीं आपको गुफ्तगू अपनी सुनने में मजा आया कि नहीं? हमें आपकी गुफ्तगू बहुत, और ये बड़ी खुशी हुई है. जैसे मैंने कहा लेकिन कई दफा आपकी गुफ्तगू मैंने एंजॉय की. इसके बारे में मैंने पहले कहा था कि कई लोगों का आप दूर से जानते हैं, तब जब आप उनको मिलते हैं तभी उनका पता लगता है. तो फिर से थैंक यू वेरी मच. आप तशरीफ ला. कोई आप पैगाम देना चाहते हैं कौम को कि नहीं देना चाहते हैं? दे दें. कौन में कौन सा पैगाम? मेरे को बहुत ही लेट है पैगाम कोई भी. जी. पाकिस्तान की कदर करें. जी हाँ, बेशक बेशक. इससे बड़ा तोहफा खुदा ने हमें नहीं दिया. इस तोहफे की कदर करें. परवीन शाकिर को मैं उसके ज़माने तालिब इल्मी ही से जानता था. बहुत गैर मामूली लड़की थी. मैंने मुख्तलिफ शेरी मुकाबलों में उसे अव्वल इनाम हासिल करते देखा और इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी सलाहियतों की मालिक थी कि अक्सर एक पुरानी बात है कि नज़र लगने का अंदेशा रहता था. और ऐसा ही हुआ. उसकी मौत इस अंदाज में हुई, ऐसा लगता है कि वक्त की नज़र लग गई. इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी शायरा और इतने अच्छे शेर कहे कि मेरे ख्याल में तारीख़ अदब में एक मिसाल है. वो हमारे अहद ही की नहीं, आने वाली सदी की शायरा थी. उसने अंग्रेज़ी अदबियात में एमए किया,
انگریزی لسانیات میں ایم اے کیا، پھر مقابلے کے امتحان میں بڑے اعزاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور ایک ماشاءاللہ بڑے عہدے پر فائز رہی. لیکن جہاں تک علم و ادب کا تعلق ہے وہ بڑی ڈیووٹیڈ خاتون تھی. اس نے اپنے پہلے مجموعے خوشبو میں جو کلام پیش کیا وہیں سے ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ بڑی امکانات کی شاعرہ ہے. خوشبو بظاہر تو ایک خاص عمر کی مخصوص خوابوں اور مخصوص تصورات کی شاعری نظر آتی ہے اور بلا شبہ اس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی. لیکن اس کے بعد اس کا دوسرا مجموعہ صدبرگ جس پھول کا نام ہے وہ دیکھا جائے تو زندگی کی زرد روح حقیقتوں کی نمائندگی کرتا ہے. صدبرگ میں وہ وسعتیں ہیں جو زندگی، حیات و کائنات سے تعلق رکھتی ہیں. خوشبو اور صدبرگ میں جو فرق ہے وہ خوابوں اور حقیقت کو دیکھنے کی جو انداز ہیں اس کی نمائندگی ہوتی ہے. اور پھر اس نے زندگی کو جس طرح سے دیکھا اور سمجھا تو پھر ایک مقام وہ آیا جسے ہم عرفان ذات کہتے ہیں. تیسرا مجموعہ خود کلامی کے نام سے شائع ہوا. خود کلامی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگتا ہے، اور اپنے آپ سے گفتگو کا مطلب ایک مصرعے کے حوالے سے عرض کروں کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں. کلاسیکی شاعری میں تو یہ تصوف کا حوالہ ہے، لیکن جدید شاعری میں اس میں کچھ اور بھی امکانات ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کا چوتھا مجموعہ انکار کے نام سے شائع ہوا. یہ انکار بڑی معنویت رکھتا ہے. کوہنا روایات اور فرسودہ رسوم کے حوالے سے سوچا جائے تو اس پورے معاشرے میں عورت اور ہماری زندگی جن مسائل سے دوچار ہے اس میں انکار بھی بہت اہم لفظ ہے. بڑی باشعور شاعرہ تھی پروین شاکر. اس نے نہ صرف خود بڑے امکانات کے دروازے کھولے بلکہ خود بھی ایسے مقام پر پہنچ گئی کہ جہاں اگر وہ کچھ اور آگے بڑھتی تو شاید ہمارے عہد کی سب سے بڑی شاعرہ ہو جاتی. خدا جانے کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہر شخص سوچ رہا ہے اور کسی کا دل نہیں مانتا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہی. اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. وہ بڑی شاعرہ تھی. آنے والی صدی یقیناً اس کا استقبال کرے گی. اس کی کتابیں، اس کی شاعری ہمیشہ زندہ رہے گی.
پروین کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جاتا رہے گا، لیکن یہ سب کچھ اب بڑا بے معنی سا لگتا ہے، اس لیے کہ پروین خود اپنے بارے میں اتنا کچھ کہہ گئی، اتنے الفاظ، اتنی باتیں، اتنے شعر، اپنی ساری سوچ، اپنی تمام فکر وہ ہمیں دے گئی ہے۔ کہتے ہیں بعض انسان کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں خود اپنے پاس سے 4 کتابیں دے گئی۔ اب صرف کچھ یادیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے کراچی اسٹوڈیو سے سب سے پہلے جب طالب علموں کا ایک اسٹیج شو فروزاں شروع کیا گیا تھا اور اس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، تو زمانے میں پروین کو ہم نے مدعو کیا تھا۔ کیونکہ ہم ٹیلی ویژن پر اس وقت بات کر رہے ہیں تو میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کروں گی۔ پروین کی یہ پہلی ٹیلی ویژن پر پرفارمنس تھی اور وہ ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ کی حیثیت سے متعارف کرائی گئی تھی۔ بڑے شکوک و شبہات تھے اس زمانے میں کہ جی جو نئے شاعر ہیں وہ کسی سے لکھوا کر لے آتے ہیں۔ بیگم احمد علی ہماری مہمانی خصوصی تھیں، انہوں نے کہا اسٹیج پر کہ اگر آپ اتنی ہی اچھی شاعرہ ہیں تو مجھ پر اور اس وقت کے ماحول پر چند اشعار کہیں۔ مجھے یاد ہے 3 منٹ میں پروین نے تقریباً 10 اشعار پر مشتمل ایک نظم کہی تھی، فی البدی، اور سارے پاکستان سے اس نے اپنے آپ کو 3 منٹ میں منوا لیا تھا اور آج تک لوگ اسے مان رہے ہیں۔ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ جب کبھی ملاقات ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ پروین تم روز بروز خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، مسکرا دیتی تھی۔ اپنی تمام تر حسن، تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ ہماری نہایت خوبصورت اور پیاری دوست ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اور اس کا ہم جتنا بھی رنج اور ملال رکھتے ہیں اس کا ہم اظہار کر نہیں سکتے۔ بے آب آئینوں پہ طلسم نظر کھلا، چشم فسوں زدہ سے کوئی خواب گر کھلا، چشم فسوں زدہ سے کوئی خواب گر کھلا، ایک شخص کو کلید محبت عطا ہوئی، ایک شخص کو کلید محبت عطا ہوئی، تنہائیوں پہ شہر رفاقت کا در کھلا، تنہائیوں پہ شہر رفاقت کا در کھلا، ننھے سے ایک ستارے کی کیا روشنی مگر، ننھے سے ایک ستارے کی کیا روشنی مگر، پرچم پہ آ گیا تو بہت چاند پر، ننھے سے ایک ستارے کی کیا روشنی مگر، پرچم پہ آ گیا تو بہت چاند پر۔ تازہ غزل کے کچھ اشعار۔ آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، تاخیر سے ہی چاند لبے بام تو آیا، آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، تاخیر سے ہی چاند لبے بام تو آیا، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، خوشبو کی کہانی میں میرا نام تو آیا، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، خوشبو کی کہانی میں میرا نام تو آیا، پتجھڑ کا زمانہ تھا تو یہ بخت ہمارا، پتجھڑ کا زمانہ تھا تو یہ بخت ہمارا، سیرے چمنے دل کو وہ گلفام تو آیا، سیرے چمنے دل کو وہ گلفام تو آیا، کہ اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، وہ طائر خوش رنگ تہ دام تو آیا، اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، وہ طائر خوش رنگ تہ دام تو آیا، وہ طائر خوش رنگ تہ دام تو آیا، ہر چند کے کم عرصے زیبائی میں ٹھہرا، ہر چند کے کم عرصے زیبائی میں ٹھہرا، ہر چہرے گل باغ کے کچھ کام تو آیا، ہر چہرے گل باغ کے کچھ کام تو آیا۔ آخری شعر ہے کہ شب سے بھی گزر جائیں گے گر تیری رضا ہو،
शब से भी गुजर जाएंगे गर तेरी रजा हो दौरान सफर मरहले शाम तो शब से भी गुजर जाएंगे गर तेरी रजा हो दौरान सफर मरहले शाम तो आया। शुक्रिया। बाज़ हलकों में ये बात कही जाती है कि जो मकबूल शायरी है वो कुछ ज़रा एतबार के लिहाज से कम होती है। ये बात महल नज़र है। हमारे अहद में फैज़ साहब की शायरी है, अवाम में भी और ख़वास में भी यकसां तौर पर मकबूल। परवीन शाकिर भी हमारी ऐसी शायरा थीं कि जो अवाम के दिलों में भी घर रखती थीं और साहिबान दानिश व बीनिश में भी उनका वही मकाम और क़द-ओ-क़ामत की वही बुलंदी थी। अदा जाफरी और ज़रा निगाह के होते हुए और एक दूसरी तरफ किश्वर नाहीद और फहमीदा रियाज के होते हुए कि जो दो मुख्तलिफ मंतिकों में अपनी नुमाया आवाज़ें और शनाख्त और पहचान रखती थीं, परवीन शाकिर दाखिल होती हैं शेरी मंजरनामे में और अपना मकाम बनाती हैं और अपनी शनाख्त करवाती हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है। कम लोग हमारे अहद में गज़ल की शायरी में ऐसे होंगे और ख़ास तौर पर परवीन की नस्ल में जिन्होंने वैसे अच्छे और उतने जानदार और तवाना शेर लिखे हैं जैसे परवीन शाकिर ने लिखे थे। खुशबू, सदबर्ग, इनकार, खुद कलामी और ये सब चीज़ें माह तमाम के बाद वाली भी जो शाया हुई हैं, आप देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि रफ्ता रफ्ता वो एक ऐसे सफ़र की तरफ रवाना थी जो बिलाशुबा अज़मतों का सफ़र था। परवीन ने अब तक भी जो भी लिखा है उसकी बुनियाद पर भी उसे अपने अहद की बहुत कॉम्पिटेंट शायरा के तौर पर मकाम दिलवाने के लिए बहुत काफ़ी है। आखिरी दिनों में उसकी एक गज़ल के दो शेर मुझे याद आते हैं जो उसके फ़नून में ग़ालिबन शाया हुए थे और टीवी के एक मुशायरे में उन्होंने पढ़े थे। मुमकिना फ़ैसलों में एक हिजर का फ़ैसला भी था, मुमकिना फ़ैसलों में एक हिजर का फ़ैसला भी था। मैंने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पर क्या मुझको बहाल कर दिया। मैं समझता हूँ उर्दू शायरी एक बहुत बड़ी शायरा से महरूम हो गई। परवीन शाकिर का माह तमाम आने वालों के लिए और ख़ास तौर पर नसाई जज्बों का इजहार करने वाली नई नस्ल की शायरात के लिए एक मॉडल रोल की हैसियत रखती हैं। परवीन शाकिर, कैसी हैं आप? ठीक। आपका मैं रेज़्यूमे पढ़ रही थी कल, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें बहुत सी पढ़ाई की बातें थी, बहुत सी डिग्रीज़ का जिक्र था उसमें। आपने मास्टर्स किया इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में, आपने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, एंड देन यू वेंट ऑन टू ट्रांसलेटिंग पोइट्री। और जो आप शायरी खुद करती हैं वो करती हैं उर्दू में, और ताल्लुक़ आपका उर्दू अदब से है। तो ये इतना तज़ाद कैसे हुआ? तज़ाद नहीं है आयशा, क्योंकि इन सेंस इज लिटरेचर, राइट। सिर्फ ये है कि उर्दू इज द लैंग्वेज आई ड्रीम इन, ओके, एंड वन शुड राइट पोइट्री द लैंग्वेज वन ड्रीम्स इन, ओके। तो इसलिए मेरा सारा जो एक्सप्रेशन है वो उर्दू में है। लेकिन जो मैंने अदब की बाकायदा तालीम हासिल की, मेरे पास उर्दू की कोई डिग्री नहीं। अगर आप मुझसे आज कहें कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाकर उर्दू लिटरेचर पढ़ाना शुरू करूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड। लेकिन मेरी सारी जो ट्रेनिंग है, ज़हनी तरबियत है अदब को समझने की, तो वो अंग्रेज़ी की है, और इसने मुझे लिखने में बहुत हेल्प किया। अच्छा, आप ये बताइए, आपने MPA किया हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। एरिक सीगल इज़ एन ऑथर जो किताबें लिखता है विच आर यूजली सेंटर्ड अराउंड हार्वर्ड एंड द रेड स्क्वायर एंड एवरीथिंग, बहुत मुझे पसंद है। तो ही ऑलवेज डिपिक्ट्स हार्वर्ड एज दिस बिग सर्कस वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड इट्स लॉट्स ऑफ फन, ट्रेमेंडस फन। हाउ डिड यू फील? Aisha, I enjoyed every microsecond of it. I loved it. जब मैं स्कूल बहुत अच्छा लगता था, अपने उस्ताद मुझे बहुत अच्छे मिले, you know, people were known for their expertise in a particular subject. Right. जैसे अब मैंने IR पढ़ा, जो मुझे ग्राहम एलिसन और जोसेफ नाई ने पढ़ाया, जिनकी किताबें सारी दुनिया में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो रिचर्ड कैम्पबेल से पढ़ी, अर्नेस्ट मे से पढ़ी, जो दुनिया के मशहूर स्टोरी में। तो एक तो ये असातिज़ा, दूसरी कि हार्वर्ड का अपना एक कल्चर है।
आज आप गॉर्बेचॉफ से तकरीर सुन रहे हैं, कल एडवर्ड कैनेडी आपसे मिलने आ रहे हैं, परसों कोई और आदमी है, तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। राइट। और रोज़ाना कुछ न कुछ होता रहता है, सम इंटेलेक्चुअल हैपनिंग्स, और आप पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपको अंदाज़ा आता है कि आप कितने एनरिच्ड होकर वापस आए। वो किताबें तो मैं यहाँ भी पढ़ सकती थी, लेकिन जिस फ़ज़ा में मैंने उनको पढ़ा और मैंने एब्सॉर्ब किया बहुत कुछ, तो ये है हार्वर्ड की रेल। फिर ये कि सारी दुनिया से जो अभी आपने तस्करा के आते हैं, तो उनसे भी मिलने का इत्तेफाक होता है और उनकी नज़र से दुनिया को देखने का इत्तेफाक होता है। पता चलता है कि अच्छा एक व्यू दुनिया का ये भी है। इट ब्रॉडन्स योर मेंटल होराइजन। आजकल आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं कस्टम्स की, इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं। अच्छा, औरत होने के नाते, औरत सिविल सर्वेंट होने के नाते आप जाती हैं वहाँ पे, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, एवरीवन नोज दैट। हाउ डज इट फील? आई मीन, आप वहाँ पे जाके कैसे हैंडल करती हैं? लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वो ऑर्डर्स आपके कैसे लेते हैं? शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज़रा ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट आया है कि औरत से भी ऑर्डर लिया जा सकता है, और उनकी मेल ईगो बड़ी हर्ट होती है। मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को देखती हूँ जूनियर कॉलेज को, कि अगर उनको मैं किसी बात पे सख्त कह दूँ बहुत बुरा मानते हैं। अच्छा। और मेरे मेल कॉलेज उनसे ज़्यादा उसकी बेइज्जती कर देते हैं। दे जस्ट डोंट माइंड, ठीक, पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, ऐसा नहीं होता। शुरू में मुश्किल थी। तो ये होता है कि जब जैसा काम करते हैं और जिस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर वर्क एंड हाउ रिजल्ट ओरिएंटेड यू आर, इट ट्रेवल्स, people come to know about you, and then they थोड़े थोड़े जाते हैं। I guess But it works out. हाँ, Both ways. उनको पता है कि अगर मैंने उनको कोई काम करने के लिए कहा है, I mean it। अच्छा, ये बताइए, आप अंग्रेज़ी अदब से वाकिफ़ हैं, अंग्रेज़ी बोलती हैं, उर्दू बोलती हैं, पर्शियन और अरबिक भी बोल लेती हैं, समझ लेती हैं, और फ्रेंच से काम चला लेती हैं। तो आपने फॉरेन सर्विस क्यों नहीं ज्वाइन की? वाई कस्टम्स? आयशा, मैं फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट हो गई थी। अच्छा। इट वॉज माई फर्स्ट चॉइस, आई गॉट इट। लेकिन वो ज़माना ठीक नहीं था। इट वॉज 1982, मेरा बैच 82 का है। 83 जनवरी में जनरल साहब हुकूमत करते थे हम पर, उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि ख़वातीन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बाहर पोस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। Now, being holed up all your life in one little cell of foreign office was quite frightening. तो हम 4 लोग थे हमारे बैच में, तो बुलाया गया हमें, हमारे डीजू ने बुलाया कि ये सिचुएशन है, तो वो क्या करोगे? तो वो 2 लड़कियां जो इस्लामाबाद बेस्ड थीं, वो तो यहीं रही। अच्छा, we all applied for our second choice. We could, एक प्रोविजन है जिसके तहत हम अपनी सेकंड चॉइस में जा सकते हैं। लेकिन मेरे साथ अगेन भी हुआ क्योंकि फौजी हुकूमत थी और मेरा सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट था, मैं खातून थी, ये इतना बड़ा जुर्म था कि वो मैं माफ़ नहीं कर सकते थे, उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिया। अच्छा। और देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू लर्न इन कस्टम्स। अच्छा, आपने तालीम कहाँ हासिल की? कराची में? स्कूल, कॉलेज, सब कुछ। अच्छा, तो ये बताइए, मुझे लग रहा है आप डिबेटर रही हैं। मुझे थी। हाँ, इंटरमीडिएट तक मैंने डिबेट में बड़ा सीरियसली हिस्सा लिया। फिर उसके बाद शायरी में पढ़ गई, और आप जानती हैं कि 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें इन मानों में कि इनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं। डिबेट आपको हुजूम की तरफ ले जाती है, आप अकेले आईने के सामने तो तकरीर नहीं ना कर सकते सारा वक्त, और शायरी जो है वो आपको तन्हाई की तरफ ले जाती है, जो बिकम इंट्रोवर्ट। और मेरे ख्याल में मेरा अपना जो रुझान था, मेरी तबीयत, मिजाज वो इसी तरह की थी, तन्हाई की तरफ बेसिकली एन इंट्रोवर्ट। तो फिर मैं शायरी की तरफ आ गई और फिर इसी की होके रह गई। अच्छा, स्टार क्या है आपका? इंट्रोवर्ट, सेजिटेरियस। ये अजीब बात है कि सेजिटेरियस लोग जो हैं वो, मैंने यही पढ़ा है और देखा भी है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वेरी फ्रेंडली। मैं नहीं उस तरह की। हार्वर्ड में भी आपने उनका पेपर ज्वाइन किया एंड यू वर द सब एडिटर देयर, तो हाउ डिड यू गेट अबाउट डूइंग इट? आपने अप्लाई किया था उसके लिए? ऐसा था कि हमारा जो स्कूल है, जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक अखबार निकलता है, व्यूज़ एंड न्यूज़, हार्वर्ड न्यूज़ एंड व्यूज़। तो उसके लिए हर साल जब स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स में से ही एडिटर्स होते हैं, तो उन्होंने शायद हमारा बायोडाटा तो होता है ना सारा, देखते हैं कि पीछे में क्या करती रही। तो मैं कॉलेज में भी थी एडिटर, यूनिवर्सिटी का जो अखबार था उसकी भी एडिटर थी, तो इसके अलावा कॉलमिस्ट थी,
अभी भी लिखती हूँ प्रॉब्ली ये सब चीज़ें देख एंड देन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर एंड ऑल दैट उन्होंने सोचा था कि मैं कोई काम कर सकती हूँ तो हमारा एडिटोरियल बोर्ड था वी वर 3 of us तो मुझे फिर उन्होंने एक दिन इन्फॉर्म किया कि हम आपको ये काम सपुर्द करना चाहते हैं वुड यू लाइक टू डू इट विद प्लेजर You were overjoyed. Oh yes, I was very happy and I enjoyed it. आपने पढ़ाया भी है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, काफ़ी अरसे तक पढ़ाया है और अमेरिका में भी पढ़ाया आपने। आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में आप यूँ समझिए कि इससे मोनोलॉग कम्प्लीटली वही टेक्स्ट बुक्स होती हैं। बिल्कुल और वहाँ डायलॉग होता है और वहाँ यहाँ ये है कि सवाल और जवाब दोनों स्टार को खुद ही देने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही देने पड़ते हैं। वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं। वहाँ ये है कि सवाल वहाँ से आता है एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू आंसर इट एंड द आंसर हैज़ टू बी करेक्ट। राइट, जी वरना वो पकड़ लेते। नो बिल्कुल। और वो भी पढ़ के आते हैं। एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ तो पता नहीं कौन लोग सिलेबस डिवाइस करते हैं, हमारा मुझे नहीं पता, बहुत बुरा है, इंसिपिड। वहाँ ये है कि हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ हमें सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इस मौजू पे मैं खुद अपना कोर्स मैंने खुद ही तय किया और ठीक है कि एक कमेटी होती है जो प्रूव या डिसअप्रूव करती है लेकिन बेसिक जो थिंकिंग है ना वो पूरी आपकी है, उसमें यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। आप प्रिपेयर करें और आप इंट्रोड्यूस करें बुक्स भी, रेफरेंस बुक्स भी, टेक्स्ट बुक्स भी, तो एक तो आप टोटली एब्जॉर्ब होते हैं अपने काम में, फिर आपको ये पता होता है कि अच्छा अगर आपने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, ये क्लिक किया, इसमें इन्हें और इंटरेस्ट हुआ या नहीं, तो अगले साल आप उसको उसमें मज़ीद तब्दील भी ला सकते हैं। तो एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, अमेरिका में क्या पढ़ाया आपने? सब्जेक्ट क्या था आपका? मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए मैंने। बेसिकली तो यूँ समझिए कि ये साउथ एशियन स्टडीज़ का प्रोग्राम था और मैं तो यहाँ जॉब कर रही थी, तो ये फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस प्रोग्राम होता है अमेरिका का, आर्मल फुलब्राइट फाउंडेशन करती है उसको। उनको एक ऐसी खातून की या साहब की तलाश थी जो कि लिटरेचर भी पढ़ा सकें और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ा सकें इस एरिया की और थोड़ा कल्चर साइड पर भी। तो वैसे ही मैं तो हालांकि आई वाज टेरिबली इन्वॉल्व विद हार्वर्ड, लेकिन मैंने वैसे ही इतला मिली तो उनके फॉर्म्स मैंने भर के भेज दिए थे। आप उस वक्त हार्वर्ड में थी? No, I was here. You were I was here. लेकिन आई वॉज ऑल सेट फॉर हार्वर्ड। इनफैक्ट मुझे हार्वर्ड 1991 में चले जाना चाहिए था, 90 में। आई डिडंट गो, आई वेंट नेक्स्ट ईयर। अच्छा जी, तो आई गॉट सिलेक्टेड। तो वहाँ मैंने फिल्म भी पढ़ाई। अच्छा, या पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी भी। अच्छा, और बाकी हमने 7 मुल्कों की फिल्में चुनी थी। फिल्में जो हम आम देखते हैं फिल्में जो हम देखते हैं। आपने पाकिस्तानी कौन सी चुनी? पाकिस्तानी मैं दिखाना चाह रही थी मुट्ठी भर चावल। अच्छा, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि एक तो 3 घंटे की मूवी है, ऊपर से मुझसे बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, और मार कुटाई भी बहुत है, तो और वो सब टाइटल्स नहीं है उसके। अच्छा, तो मेरे स्टूडेंट्स तो सारे देवर ऑल अमेरिकन, और उनको तो उर्दू नहीं आती थी, सब टाइटलिंग भी नहीं थी। तो मैंने फिर दे आर किलिंग द हॉर्स, ये मुश्ताक अस्तर की एक डॉक्यू ड्रामा है 45 मिनट्स का, फिर मैंने वो दिखाई। अच्छा, उस वक्त अफसोस बहुत हुआ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फिल्में क्यों नहीं तैयार करती जो बाहर के ऑडियंस को, बाहर के व्यूअर्स को भी दिखाई जा सके। हमने इस एरिया में कोई काम नहीं किया। आप इंडिया की मिसाल लें कि वो उनका जो उनकी जो आर्ट मूवीज़ वाला सिलसिला है वो बिल्कुल अलग है, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और वो एक ख़ास व्यूअरशिप जहन में रख के उसको तैयार करते हैं। वो खसारे का सौदा, दे नो इट। राइट, कमर्शियल फिल्मों को तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक तरह उनका ये